भैया म्यूट हो आप। हमारी चर्चा ज्योतिषी देवों के गमन आदि के बारे में चल रही है। हम्म श्रावण मासगत कर्क राशि में सूर्य जब प्रथम गली में आता है, तब वह सूर्य एक मुहूर्त में 19 योजन के 60 भाग में से एक भाग अधिक 5251 योजन प्रमाण क्षेत्र में गमन करता है। तो एक मुहूर्त में कितना घूमता है? देखो, जो सरकमफ्रेंस होती है वो अपनी चौड़ाई की लगभग तिगुनी होती है। अगर 1 लाख योजन जम्बू द्वीप है तो मोटा मोटी उसकी जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि है, घेरा है, वो 3 लाख योजन होगा। ठीक है, इसका कुछ कम 3 लाख होगा, क्योंकि अंदर की तरफ है ना ये सबसे पहली गली। 180 योजन भीतर और 330 योजन बाहर जम्बू द्वीप की वेदी से। ये आपकी क्या था? उसका संचार क्षेत्र था सूर्य चंद्र आदि का। तो जो भीतर की सबसे पहली गली में होगा, तो अगर पूरा घेरा पूरा करे, ऐसे कवर करे, मान लो मोटा मोटी 3 लाख योजन, तो 3 लाख योजन कितने में कवर करता है? पूरा 60 मुहूर्त में, क्योंकि 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। उसको पूरा कवर करने में 2 दिन चाहिए, यानी 60 मुहूर्त। तो 3 लाख को 60 से डिवाइड करना जरा, मोटा मोटा 5,000 आ जाएगा। 5,000 आ जाएगा ना। तो इसीलिए लगभग यहाँ 5,000 समथिंग। चलिए, जब सूर्य अभ्यंतर की प्रथम वीथी के मध्य में गमन करता है, चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया। हाँ, पढ़िए। जब सूर्य अभ्यंतर की प्रथम वीथी के मध्य में गमन करता है, तब भरत निवासी अयोध्या का चक्रवर्ती 2 कोस अधिक 31,832 योजन दूर रह उसे देखता है। इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता बढ़ता जब सूर्य अंतिम वीथी में जब होता है, तब वह उसे 7 योजन के 20वें भाग अधिक 47,263 योजन दूर रह देखता है। देखिए, जब सूर्य सबसे अंदर की पहली गली में होता है, तब भरत क्षेत्र में जो अयोध्या नगरी है, वहां रहने वाले चक्रवर्ती, ठीक है, उस सूर्य को देखते हैं जब, तो 2 कोस अधिक 31,832 योजन दूर रहकर उसे देखते हैं। और जब वो आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम वीथी में पहुंचता है, तब वह उसे 7 योजन के 20वें भाग अधिक, देखो पहले 31,000 समथिंग था, अभी हो गया 47,263 योजन दूर रहकर देखते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रथम वीथी में देखो, इधर है निषद पर्वत, फिर विदय क्षेत्र, फिर नील पर्वत। निषद और नील के बीच में विदय क्षेत्र है और भरत क्षेत्र नीचे है। ठीक है, अयोध्या नगरी तो भरत क्षेत्र में भी है, ठीक है, और इन सब में भी है, यहाँ विदय के।
लेकिन अभी बात चल रही है भरत क्षेत्र के निवासी अयोध्या के चक्रवर्ती की। तो जब प्रथम वीथी में सूर्य निषद पर्वत के उत्तरी तट से, हमारा नील उस तरफ निषद, तो निषद का उत्तरी तट हो गया उस तरफ का। तो जब निषद पर्वत के उत्तरी तट से 47 योजन के 380 भाग में से एक अधिक 14,621 योजन प्रमाण इस ओर आता है। माने जब वो सूर्य ऐसे घूमता है ना, गोल गोल चक्कर लगाता है ऐसे, तो निषद पर्वत की तरफ से जब इतना आगे आया तब भरत क्षेत्र में इसका उदय होता है। क्योंकि निषद पर्वत के उधर है तब तक तो इसकी रोशनी नहीं आएगी। जब ये निषद पर्वत से आगे इस तरफ आया ऊपर ऊंचाई में भी, तब इसकी भरत क्षेत्र पर माने वो सीधा दिखाई देगा भरत क्षेत्र से, तब भरत क्षेत्र वासियों के लिए इसका उदय हो गया। इसी प्रकार जब इसी गली में यह इसी पर्वत के दक्षिणी तट से कुछ कम 5,575 योजन उस ओर जाता है, इसी पर्वत के मतलब निषद पर्वत के दक्षिणी तट होगा हमारी तरफ, कुछ कम 5,575 योजन उस ओर जाता है। यानी वैसे ही ना उसी गली में ऐसे उगा तो था इस तरफ से, अब इधर जब जाएगा निषद पर्वत को पार करेगा तो हमारे यहाँ अस्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इधर पूर्व दिशा कहलाएगी, देखो ऐसे राउंड लेता है ना ऐसे, तो ये निषद पर्वत को पार करके जब हमारी तरफ को आया तो हम भरत क्षेत्र वाले कहते हैं सूर्य का उदय हो गया। और जब ऐसे चलते चलते वापस निषद पर्वत के पास गया तो हमारे लिए अस्त हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पढ़िए प्रथम वीथी में। भैया हम तो एक ही तरफ का सूर्य देख पाते होंगे ना, फिर उस साइड के तो देख ही नहीं पाते होंगे हम लोग। ना ना, हमारी तरफ हम तो ये जो निकला है ये निषद पर्वत से इधर आया ना खिसक कर, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। मैंने शायद गड़बड़ कर दिया, पहले मैंने नील बताया अपनी तरफ, हमारी तरफ निषद है, उधर नील है, विदय क्षेत्र के उधर नील है। तो जो हमारी तरफ निषद पर्वत है काफी ऊंचा है, तो इसके कारण उसका प्रकाश इधर नहीं आता। और जब इसने निषद पर्वत को पार किया थोड़ा सा, तो पार करते ही हमें इधर क्या कहते हैं सूर्य उदय हो गया। और जब ये इधर घूमा ऐसे ऐसे, कब सुबह मान लो निकला ये 6 बजे और शाम को 6 बजे अस्त होने लगा, तो 12 घंटे में। ठीक है, ये चौथाई भाग ही हुआ। अगर आप देखेंगे ना नील पर्वत, निषद पर्वत, तो ये इसका चौथाई भाग ही बैठेगा लगभग, क्योंकि जितनी इधर की डायमेंशन है फिर इतनी बीच में है इधर, फिर उतनी बाद में उतनी इधर है। तो इसलिए 12 घंटे में अगर इसने यहाँ इस निषद के इस तरफ से निषद के उस तरफ तक गया, कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो ऐसी 12 घंटे में उस तरफ पहुंचेगा कौन सा पर्वत है? रुक्मी आदि, शिखरी। ठीक है, फिर 12 घंटे में उधर से उधर पहुंचेगा। ऐसे 12 चौक 48 घंटे लगते हैं कि अगर 2 दिन में वो अपनी धुरी पे पहुंचेगा। ये बात अलग है कि ये दोनों मिलके एक राउंड पूरा कर देते हैं। इधर इस सूर्य ने कंप्लीट किया 24 घंटे में जितना, उधर दूसरे वाले ने 24 घंटे में किया। समझ रहे हैं? तो वो उधर से नेक्स्ट गली में निकल गया, ये इधर से नेक्स्ट गली में निकल गया, फिर ये ऐसे घूम रहे हैं वापस, फिर वो उधर से नेक्स्ट गली में निकल गए, ऐसे। ठीक है, आधा आधा कंप्लीट कर करके निकलते जाते हैं। तो अब जब हमारे इधर आया था पूर्व दिशा की तरफ से दिखाई देता है तो कहते हैं उदय है। और जब 12 घंटे बाद उधर निषद पर्वत को पार कर गया तो हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया। तो हमें इस तरफ तो दिखाई देगी मूवमेंट इसकी, और जब निषद पर्वत पार करके उधर गया तो हमें इधर अंधकार नजर आता है।
लेकिन तब जब वो उधर गया निषद को पार करके, तो विदय क्षेत्र में हो गया, है ना, सूर्य उदय विदय क्षेत्र में। और विदय क्षेत्र की चौड़ाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर वहां ऐसे घूमता है वो, तो वहां सुबह से शाम हो जाती है। जब वो नील पर्वत को पार कर जाएगा तो विदय क्षेत्र वालों के लिए शाम हो जाएगी, सूर्य अस्त हो जाएगा। और जब विदय क्षेत्र के लिए उसने नील पर्वत पार किया, तो फिर उस तरफ का जो एरावत क्षेत्र है उनके लिए वो क्या हो जाएगा, सूर्य का उदय हो गया। फिर वो उधर एक राउंड काट के नील पर्वत को पार करेगा, तो एरावत क्षेत्र वालों के लिए सूर्य अस्त हो गया। लेकिन पूर्व विदय क्षेत्र वालों के लिए उदय हो गया। फिर पूर्व विदय क्षेत्र में घूमेगा, ठीक है, इनका अस्त होगा विदय क्षेत्र वालों के लिए। तो इधर जो भरत क्षेत्र का है उसके लिए उदय को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी गली चेंज हो जाएगी, पहली गली से दूसरी गली में आ जाएगा। चलिए, भैया ये जो निषद पर्वत और नील पर्वत थे, इनकी ऊंचाई कितनी थी? ऊंचाई थी आइडिया? 100 योजन थी, कितनी थी आपका मतलब प्रश्न हम होगा ना? हम ये पूछना चाहते हैं कि समझ गया सूर्य मैं, 900 योजन पे इस समझ पे गया। है, तो वो उससे ऊंचे हुए तो दिखेंगे कैसे? राइट, समझ। या लेकिन आप एक बात बताओ, कोई चीज ऊंची भी है, समझना जरा। जैसे मान लो यहाँ ऊंची एक ट्यूबलाइट, माने एक बल्ब है ऊंचा, ठीक है, और थोड़ा नीचे इधर पर्वत है। अब एंगल अगर आप देखेंगे ना, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखे होंगे, तो ये चीज तो ऊंची है लेकिन यहाँ दीवार है, और जो आप रहते हो वो उससे भी नीचे जाके है। तो जो एंगल है ना, उसका जो सूर्य का प्रकाश है वो अड़ जाएगा छोटी चीज से भी। ये बात ठीक है कि कुलाचल की हाइट तो कम है, और सूर्य तो लगभग कितना 900 योजन की ऊंचाई पर है, कम है, 800 योजन की ऊंचाई पर है लगभग, ठीक है। 880 पे तो चंद्रमा है, पहले सूर्य नजदीक है, चंद्रमा दूर है। तो वो सूर्य भले ही हाइट पर है, लेकिन ये जो छोटी दीवार है और हम उससे उधर हैं, तो हमारे लिए आड़े आ जाता है। बात समझ रहे, एंगल नहीं बन पाता उसके प्रकाश का। प्रश्न का समाधान हुआ प्रीति? ये क्वेश्चन मुझे भी उठा था। ये तो पक्का कि कुलाचल की हाइट कितनी देर में चलेगा ये बता। योजन से तो कम। एक गेम खेलते ना, कहाँ देर लगेगा तो मैं चला। मैं 8:30 बजे तक मिलेंगे, उसके बाद एक गेम खेलेंगे। आवाज 45 मिनट तो 8 बजे 45 मिनट मैं जाऊँ फिर। यहाँ से पोल्यूशन है 500 है इस टाइम, अभी तो कुछ नहीं लगा। किसी अभिषेक जैन का 500 सॉरी हो गया, म्यूट हो गया। भैया आप म्यूट हो। भैया अब आप भी म्यूट हो गए हो। हाँ, म्यूट हो गया। मैं कभी म्यूट होता नहीं ना, तो इसलिए आदत नहीं है, भूल जाता हूँ। तो मुझे जो भी जिनके वीडियो सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें। अभी इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करा लेता हूँ। चलिए, बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? चलिए पढ़िए। प्रथम वीथी में जब सूर्य निषद पर्वत के उत्तरी तट से 47 योजन के 380 भाग में से एक भाग अधिक 14,631 योजन प्रमाण इस ओर आता है, तब भरत क्षेत्र में इसका उदय होता है। इसी प्रकार जब इसी गली में यही पर्वत के दक्षिणी तट से कुछ कम 5,575 योजन उस ओर जाता है, तब यहाँ अस्त होता है। भरतवासियों को वह दिखाई नहीं देता। इस प्रकार सूर्य के उदय अस्त होने की अपेक्षा 30 मुहूर्त प्रमाण 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। ठीक है जी, 30 मुहूर्त
एक मुहूर्त ये में 60 घड़ी का घड़ी। कैसे हो गया? आपने एक दिन में 30 घड़ी बताई थी, नहीं सॉरी 30 मुहूर्त बताए थे। हाँ, ठीक है। हो गया ना, दिन मतलब हाँ हाँ हाँ। रात कंप्लीट। चलिए आगे पढ़िए। श्रावण से लेकर पौष्य माह पर्यंत 6 मास में दक्षिणायन संबंधी 183 दिन तथा माघ से लेकर आषाढ़ पर्यंत 6 मास में उत्तरायण संबंधी 183 दिन। इस प्रकार एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। जैसे 500 योजन 510 योजन की चौड़ाई में सूर्य की 184 वीथी है, उसी प्रकार 510 योजन में चंद्रमा की 15 वीथी है। प्रत्येक चंद्रमंडल की वीथी पृथक पृथक एक योजन के 61 भाग में से 56 भाग प्रमाण हो चौड़ी है। यानी 56/61 योजन, यानी एक योजन से थोड़ा छोटा है ना। अगर 61/61 होता तो पूरा एक योजन होता, लेकिन ये 56/61 है, यानी एक योजन में थोड़ा कम। अब चंद्रमंडल की कितनी वीथियां बनेंगी? 15 वीथियां, क्योंकि वो माने 15 दिन में पूरा लास्ट में पहुंच जाएगा। ये तो 183 दिन में पहुंचता था, ठीक है। इसीलिए ये 15-15 दिन के होते हैं ना पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये चंद्रमा की गति के हिसाब से होते हैं। पढ़िए। प्रथम गली से दूसरी गली के मध्य 214 योजन के 427 भाग में से एक भाग अधिक 35 योजन का अंतर है। इसी प्रकार चंद्रमा की 15 गलियों के मध्य 14 अंतर का एक प्रमाण है। प्रथम गली में आने के बाद 179 योजन के 427 भाग में से एक भाग अधिक 36 योजन आगे जाकर दूसरी गली में गमन करता है। इसी प्रकार क्रमशः 15 गलियों में गमन के क्षेत्र का प्रमाण है। बढ़िया आगे। मेरु से चंद्रमा की प्रथम गली सूर्य के समान 44,820 योजन आगे स्थित है। देखो पहली गली और सूर्य की भी और चंद्रमा की वही पड़ेगी, ठीक है, और अंतिम गली भी वही पड़ेगी। पढ़िए। और अंतिम 15वीं गली 45,300 योजन प्रमाण दूर है। चंद्रमा जब अपनी पहली गली में होता है तब 7,744 योजन के 13,725 भाग में से एक भाग अधिक 5,073 योजन प्रमाण अभ्यंतर मंडल में 2 घड़ी में गमन करता है। यानी एक मुहूर्त और में जब वह चलता है, ठीक है, और जब अंतिम 15वीं गली में होगा तब और ज्यादा चलेगा। पहले लगभग 5,000 चला था। आगे पढ़िए। जब अंतिम 15वीं गली में जाता है तब एक मुहूर्त में 6,990 योजन की 6,690 योजन के 13,725 भाग में से एक भाग अधिक 5,125 योजन प्रमाण बाह्य मंडल में गमन करता है। हाँ जी आगे पढ़िए। चंद्रमा और सूर्य के 510 योजन प्रमाण चौड़े क्षेत्र में से जब जम्बूद्वीप में 176 योजन, उसकी वेदी के ऊपर 4 योजन और लवण समुद्र के ऊपर 330 योजन चौड़ा क्षेत्र है। इसमें 184 वीथी सूर्य की, 15 वीथी चंद्रमा की है। सूर्य की उदय रूप 184 गलियों में से द्वीप के ऊपर 64, वेदी संबंधी 2 और लवण समुद्र संबंधी 118 उदय है। देखो 180 योजन था ना जम्बूद्वीप में, 180 योजन और 330 लवण समुद्र में। अब 180 योजन कैसे बताया उन्होंने? 176 ये तो हो गए जम्बूद्वीप में, और वेदी की चौड़ाई माने वो 4 योजन उसके ऊपर कहा गया, और लवण समुद्र के ऊपर 330 योजन चौड़ाई आ गई, क्योंकि बीच में जम्बूद्वीप की वेदी है ना, वो वेदी 4 योजन चौड़ी होगी।
अब 184 गलियां सूर्य की हैं और 15 गलियां चंद्रमा की हैं। सूर्य की उदय रूप 184 गलियों में से द्वीप के ऊपर यानी जम्बू द्वीप के ऊपर 64 गलियां आएंगी। ठीक है, जम्बू द्वीप में जो आएंगी 180 योजन है ना, 180 योजन में 64 गलियां बनेंगी। और 4 योजन की वेदी है तो वेदी में 2 गलियां बन जाएंगी। और लवण समुद्र में शेष 118 गलियों का माने वीथियों का उदय है। हाँ जी, पढ़िए। चंद्रमा ज्यादा चलता है इसीलिए चक्रवर्ती इसके दर्शन नहीं कर पाता होगा। क्या 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 दोबारा बोलो। चंद्रमा तेज गति से गमन करता है ना, इसीलिए चक्रवर्ती इसके दर्शन नहीं कर पाता होगा जैसे सूर्य के कर लेता है, क्योंकि उसमें तो आतप है वो, बल्कि उसमें करने में दिक्कत है उद्योत में। और आतप में तो क्योंकि नहीं, उद्योत में ठंडी किरणें हैं तो उसमें तो आसानी से हो जाने चाहिए थे, लेकिन जल्दी गमन करता है इसीलिए नहीं करता। नहीं, पता नहीं, ऐसा हो सकता है कि कर भी सकता होगा। उसका आया नहीं, उसका सूर्य का ही आया है, करने को तो कर सकता है भाई। कितनी भी तेज गमन कर रहा हो कुछ तो दर्शन कर ही सकता है वो भी। आया नहीं है ना ऐसा कहीं से भी। हाँ, लेकिन कह नहीं सकते कि उसका क्या कारण है, कि उसके भाव ही सूर्य के अंदर जो होंगे उनके करने के हुए होंगे। कुछ भी हो सकता है। चलिए पढ़िए इनमें से भरत निवासी जीवों के 63 उदय निषद पर्वत के ऊपर, 64वां और 65वां उदय हरि क्षेत्र पर, और 66वें से लेकर अंतिम 184वां पर्यंत 129 उदय लवण समुद्र के ऊपर होते हैं। प्रत्येक वीथी में एक उदय है। उनमें से सूर्य बिंब द्वारा रोके गए 48 योजन के 61वें भाग प्रमाण क्षेत्र का उदय भारतवासियों को दिखाई देता है। देखो ये क्या उदय क्या है। इनमें से भरत निवासी जीवों को 63 उदय निषद पर्वत के ऊपर, तो पहले निषद पर्वत है, 64वां और 65वां उदय हरि क्षेत्र पर। ना सूर्य की उदय रूप 184 गलियों में से जम्बू द्वीप के ऊपर 64, इनमें से भरत निवासी जीवों को 63 उदय निषद पर्वत के ऊपर, 64वां और 65वां उदय हरि क्षेत्र पर। ये हो गया भरत हेमवत हरि। तथा 66वें से लेकर अंतिम 184वां पर्यंत 119 उदय लवण समुद्र के ऊपर होते हैं। प्रत्येक वीथी में एक उदय है। उनमें से सूर्यबिंब द्वारा रोके गए 48 योजन के 61वें भाग प्रमाण क्षेत्र का उदय भारतवासियों को दिखाई देता है। चलिए पढ़िए। ये उदय की ज्यादा कहानी समझ में नहीं आई, आगे देखते हैं। और वैसे तो ये कहना चाह रहे हैं कि कितने क्षेत्र में हमको यहाँ विजिबल होगा वो उदय। एक एक गली में एक एक उदय है, वरना प्रत्येक विधि में एक का उदय है। ठीक है, नीचे ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा 63 उदय नील पर्वत पर, 2 उदय रम्य क्षेत्र पर और 129 उदय लवण समुद्र में दिखाई देते हैं। दोनों में ही 64वीं गली द्वीप और वेदी की संधि पर है। देखिए उदय का मतलब क्या है। जैसे हमको आज नजर आएगा सूर्य, कल सुबह नजर आएगा। बात समझ रहे हैं आप? आज नजर आएगा, कल सुबह नजर आएगा। ऐसे टोटल 184 गलियां हैं ना, तो उनमें से हमने बताया था कि 64 तो जम्बू द्वीप के अंदर हैं गलियां। ठीक है, और बाकी कितनी बची? 64 घटाया 184 में से 120,
120, तो 120 की जगह 119 कही है इन्होंने बाहर, क्योंकि एक हो हाँ, एक या दो उस पे हैं जम्बू द्वीप की जगती पे, यानी 63 तो भीतर हैं, 64वीं और 65वीं वो जम्बू द्वीप की जगती के ऊपर है, और बाकी की 119 लवण समुद्र के ऊपर है। जरा समझना एक मिनट। देखो, जब पहली गली में, ठीक है, पहली गली में हमारे पास इधर सूर्य दिखाई देगा हमको, उसका एक उदय हो गया हमारे लिए जब निषद पर्वत से इधर आया, ठीक है। नेक्स्ट डे दूसरी गली में दिखाई देगा, लेकिन ये वाला नहीं, वो दूसरे वाला, ठीक है। तो उसका दूसरा उदय हो गया दूसरी गली में। तीसरी गली में फिर ये वाला जो हमारे यहाँ से गया था ना, ये नेक्स्ट डे तो उनको दिखाई देगा वहां पर ऐरावत क्षेत्र वालों को। हमें जो दिखाई देगा वो पहले वाला सूर्य नहीं, माने आज जो हमें दिखाई दिया वो तीसरे दिन हमको दिखाई देगा, लेकिन तीसरे दिन वो नेक्स्ट गली में होगा। नेक्स्ट क्या, तीसरी गली में होगा। फिर से समझना एक बार, आज जो हमें सूर्य नजर आया वो पहली गली में था, यही वाला सूर्य अब हमको तीसरे दिन नजर आएगा, लेकिन उसकी गली कौन सी होगी, तीसरी गली होगी, ठीक है, मतलब चौथी गली होगी, 3 अंतराल है। तो इस प्रकार इसको ये उदय कह रहे हैं। तो 184 गलियां हैं, इनके 183 उदय बनेंगे। ये देखो, 64 तो अपने जम्बूद्वीप के ऊपर हो गए, वेदी संबंधी 2 हो गए, तो 64 और 2 66, लवण समुद्र संबंधी 118, यानी 184 उदय हो गए। अब ये भरत निवासी जीवों को 63 उदय निषद पर्वत के ऊपर, यानी जब जब निषद पर्वत के ऊपर आएगा तो 63 दिन तक तो हमको ऐसे दिखाई देगा, 64वें दिन थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा निषद पर्वत है। अब निषद पर्वत में भी पहले यहाँ से उदय को प्राप्त हुआ था, दूसरे दिन यहाँ से, तीसरे दिन थोड़ा और इधर, चौथे दिन इधर, 5वें दिन इधर, लेकिन रहा तो निषद पर्वत पर ही। अब ये निषद पर्वत खत्म हो गया, जम्बूद्वीप की जगती आ गई, ठीक है। तो 64वें दिन और 65वें दिन उसकी जगती पर नजर आएगा। उसके बाद बाहर लवण समुद्र के ऊपर को, माने बाहर को खिसक रहा है ना, इस अपेक्षा उन्होंने कहा। समझ गए उदय? अच्छा देखो, हमें तो इस प्रकार से नजर आए। अब जो ऐरावत क्षेत्र वाले होंगे उनको नील पर्वत से नजर आएंगे, यानी उनको 63 उदय नील पर्वत पर, 64 और 65 जम्बूद्वीप की जगती पर। आप समझ पा रहे हैं? सामने वाले के लिए जब वो इधर से जाएगा सूर्य, तब उसके लिए उदय होगा। देखो, ऐरावत क्षेत्र वालों के लिए 63 उदय नील पर्वत पर, उनकी तरफ का पर्वत है। 2 उदय रम्यक क्षेत्र पर, और 119 उदय लवण समुद्र में दिखाई देते हैं। चलिए, अब सूर्य के आतप का प्रमाण। आतप माने जो उसकी गर्माहट है वो कहां तक फैलती है, पढ़िए। मेरुगिरी के मध्य से लेकर लवण समुद्र के 6वें भाग पर्यंत सूर्य का आतप फैलता है। जम्बूद्वीप के आधे क्षेत्र 50,000 योजन में से द्वीप संबंधी सूर्य का 180 योजन 4 क्षेत्र कम कर शेष 49,832 योजन प्रमाण पहली अभ्यंतर गली से लेकर मेरु के मध्य पर्यंत उत्तर दिशा में आतप फैलता है, तथा 2 लाख योजन प्रमाण लवण समुद्र की चौड़ाई में से 6वें भाग प्रमाण 1 योजन के तीसरे भाग अधिक 33,333 योजन क्षेत्र में जम्बूद्वीप संबंधी 180 योजन मिलाने पर हुए 1 योजन के तीसरे भाग अधिक 33,513 योजन प्रमाण है। प्रमाण दक्षिण दिशा में सूर्य का आतप फैलता है। पढ़िए पढ़िए जरा। इसी के अनुसार दूसरी गली से लेकर अंतिम गली पर्यंत
सूर्य के आतप का प्रमाण जानना। नीचे की ओर 800 योजन प्रमाण चित्रा पृथ्वी पर्यंत और ऊपर की ओर सूर्य के बिंब से 100 योजन पर्यंत सूर्य का आतप फैलता है। उत्तरायण में 512 योजन के 1830 भाग में से एक भाग अधिक 17 योजन प्रमाण प्रतिदिन आतप बढ़ता है और तम घटता है, तथा दक्षिणायन में इसी क्रमानुसार तम बढ़ता है, आतप घटता है। देखो, जब वो बाहर की तरफ जाएगा तो हमसे दूर हो रहा है, तो आतप घटेगा और अंधकार बढ़ेगा। और जब वो उत्तरायण होता है, भीतर की तरफ आता है, तो दिन बड़े होते हैं, आतप बढ़ेगा। माने हमारी तरफ को आ रहा है, ठीक है, तो दिन बड़े होते जाएंगे, रातें छोटी होती जाएंगी। अच्छा, अब ये जो बात आई, ये देखो कैसे निकाला इन्होंने सूर्य के आतप का प्रमाण। देखो, जम्बू द्वीप के आधे क्षेत्र 50,000 योजन में से द्वीप संबंधी सूर्य का 180 योजन, देखो 180 योजन में तो उसका संचार होता है, संचार क्षेत्र है, ठीक है। तो जो आधा था 50,000 योजन था, उसमें 180 योजन की गलियां हैं, तो 50,000 में से 180 योजन माइनस कर दिया, शेष कितना बचा? 49,820 योजन प्रमाण। पहली अभ्यंतर गली से लेकर मेरुगिरी के मध्य पर्यंत, ठीक है, जो पहली गली है उससे मेरु के मध्य पर्यंत उत्तर दिशा में आतप फैलता है। बात समझ में आ रही है आपको? सुमेरु पर्वत से लेकर जो पहली गली का डिस्टेंस है वो बता दिया आपको। तथा 2 लाख योजन प्रमाण लवण समुद्र की चौड़ाई में से 6वें भाग प्रमाण 1 योजन के तीसरे भाग अधिक 33,333 योजन क्षेत्र में जम्बूद्वीप संबंधी 180 योजन मिलाने पर हुए 1 योजन के तीसरे भाग अधिक 33,513 योजन प्रमाण दक्षिण दिशा में सूर्य का आताप फैलता है। देखो, दक्षिण दिशा में कुछ चेंज किया इन्होंने। दो लाख योजन प्रमाण लवण समुद्र की चौड़ाई में से, लवण समुद्र 2 लाख योजन है, उसमें से क्या माइनस किया? 33,333 योजन क्षेत्र में उसका 6वां भाग बताया था ना हमने। क्या बताया था 6वें भाग में लवण समुद्र के? ये बताया था ना हमने 6वें भाग लवण समुद्र के, ये रहा, मेरुगिरी के मध्य से लेकर लवण समुद्र के 6वें भाग पर्यंत सूर्य का आताप फैलता है। तो 6वां भाग निकालो, 2 लाख योजन को 6 से भाग करो तो 33,333 समथिंग आएगा, ठीक है। तो लवण समुद्र में इतने भाग तक उसका प्रकाश फैलना है, 33,333 योजन तक। अब उसका कर रहे हैं, 33,333 योजन में से जम्बूद्वीप संबंधी 180 योजन मिलाने पर हुए 180 योजन जो जम्बूद्वीप के अंदर का संचार क्षेत्र था ना, उसको मिला लिया, तो ये टोटल कितना हो गया? 33,513 योजन प्रमाण दक्षिण दिशा में। दक्षिण होती है हमारी तरफ की, ठीक है, उत्तर होती है सामने वाली तरफ की। दक्षिण दिशा में सूर्य का आताप फैलता है। उसका रीजन देखो, हमारे यहाँ जब उदय होगा ना उसका, जब हमारे यहाँ उदय होगा तो उस तरफ तो प्रकाश कम जाएगा, आप समझ रहे हो एंगल उसका, क्योंकि कुलाचल है, इसलिए उत्तर दिशा में तो कम फैला उसका प्रकाश, माने लवण समुद्र तक नहीं जा पाया उसका प्रकाश। लेकिन अपने इस तरफ, क्योंकि उदय पूरब से हुआ ना, माने हमारी तरफ को आ रहा है वो, तो इसलिए हम जिस तरफ हैं ये कहलाएगी दक्षिण दिशा, तो हमारी तरफ उसका प्रकाश दूर तक जाएगा, यानी लवण समुद्र तक जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? माने उस तरफ कम क्यों फैला प्रकाश उत्तर दिशा में?
और दक्षिण दिशा में ज्यादा क्यों फैला? क्योंकि उसकी गति वो दक्षिण उत्तर से आ रहा है, ठीक है, पूर्व दिशा से निकलकर हमारी तरफ को आ रहा है। तो जब हमारे ऊपर को आ रहा है, इस तरफ, हमारी तरफ को, तो उसका प्रकाश इस तरफ ज्यादा आगे तक जाएगा। ये तो पूरा ज्योतिष चक्र चल रहा है अभी। हाँ, बस इसी हिसाब से ये तो पहली गली में होगा, ऐसी दूसरी आदि गलियों में लेकर अंतिम गली तक सूर्य के आताप का प्रमाण जानना। ठीक है, ये हम अपनी अपेक्षा देख रहे हैं जब हमारे इधर आता है। अब यहां से पढ़िए, जिस क्षेत्र में समय वैसे हो गया है, अब ये पैराग्राफ पढ़ पाएंगे तो पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए। जिस क्षेत्र में आतप है वहां दिन, और जिस क्षेत्र में तम है वहां रात्रि जानना, क्योंकि आतप प्रकाश है और तम अंधकार है। दिन में प्रकाश होता है और रात्रि में अंधकार होता है। इस प्रकार एक दिन रात्रि 30 मुहूर्त प्रमाण 60 घड़ी की है। जिस गली में सूर्य होता है उस गली में सूर्य बिंब से सब और आधा आधा प्रकाश फैलता है। जैसे यहाँ दीपक के सब और प्रकाश फैलता है, उसे आगे ले जाने पर प्रकाश भी आगे बढ़ जाता है, उसी अनुपात में पीछे अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ सूर्य को समझ लेना। पढ़ूं भैया आगे? नहीं, बस ये तो आप समझ गए कि जहां जहां आताप होगा वहां प्रकाश है, जहां तम है वहां अंधकार है। दिन में प्रकाश होता है, रात्रि में अंधकार। तो एक दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं। तो जिस गली में सूर्य होता है उस गली में सूर्य बिंब से सब और आधा आधा प्रकाश फैलता है। जैसे यहाँ दीपक के सब और प्रकाश होता है, उसे आगे ले जाने पर